दूसरा टेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं नार्को। उसके लिए कोई चित्र है नहीं, क्योंकि उसमें चित्र के लायक कुछ है ही नहीं, चित्र कहां से लाएं उसका। नार्को थोड़ा सा रिस्की टेस्ट है, और इसमें क्या होता है, एक दवाई होती है जिसको बोलते हैं सोडियम पेंटोथल। इसका नाम सुना है आपने कभी? सुना है? सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब सुन लीजिए। एनेस्थीसिया समझते हैं क्या होता है? हाँ, तो बस समझ लीजिए सोडियम पेंटोथल वो दवाई है जिसका प्रयोग एनेस्थीसिया के लिए आमतौर पर किया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब है जब किसी को ऑपरेट करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसको बेहोश करना होता है या उसके शरीर के कुछ हिस्से को बेहोश करना होता है ताकि पेन उसको महसूस ना हो, तो वो दवाई दे के उसको बेहोश कर देते हैं। तो मेरी तो एक दो सर्जरीज छोटी मोटी हुई हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। डॉक्टर आपसे बात कर रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है, बात करते करते लगाता है इंजेक्शन, आप समझ भी नहीं पाते, 3-4 सेकंड में जबान लड़खड़ाती है, फिर पता भी नहीं चलता क्या हुआ। फिर 5 घंटे बाद जब होश आता है तब दर्द होता है पूरे शरीर में, फिर आदमी उछलने कूदने लगता है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन सर्जरी में पता भी नहीं चलता है। तो ये वो दवाई है जो हमें बेहोश कर देती है। इसी दवाई की एक सीमित मात्रा दी जाती है नार्को टेस्ट में, और इसलिए इस दवाई का एक नाम होता है ट्रुथ सीरम। ट्रुथ सीरम का मतलब हुआ एक ऐसी दवाई जो आदमी से सच बुलवाती है। इसका एक प्रसिद्ध नाम है ट्रुथ सीरम। तो क्या होता है, इस दवाई का असली पर्पज है कि इसको दें तो कुछ घंटों के लिए व्यक्ति एकदम एक खास अवस्था में चला जाता है। उस अवस्था का नाम होता है हिप्नोटिक स्टेट। आपने हिप्नोटिज्म का नाम सुना है? हिप्नोटिज्म में हम जिस स्टेज में जाते हैं उसका नाम है हिप्नोटिक स्टेट। आप सम्मोहित हैं, किसी ने आपको सम्मोहित कर लिया, और सम्मोहन कई लोग सच में करते हैं, उसके पीछे एक पूरी न्यूरोसाइंस काम करती है। पैरासाइकोलॉजी में आजकल खूब स्टडीज इस पे होती हैं, कभी वो भी डिस्कस करेंगे। जब कोई हिप्नोटिक स्टेट में होता है या हिप्नोटाइज हो गया होता है, इसका मतलब ये जो दवाई से हुआ, और भी तरीके हो सकते हैं। इस समय क्या होता है, एक सिडेटिव स्टेट कहते हैं, वो भी इसी का नाम है। तो इनमें से कोई भी शब्द आप पढ़े उसका वही मतलब। इसमें होता क्या है, आप सोए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं, हल्की हल्की चेतना है, बीच में नींद आ जाती है, फिर कोई थप्पड़ मार के उठा देगा तो उड़ जाएंगे, ये चलता रहता है। इस समय आपकी बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक रिस्पॉन्स सिस्टम काम कर रहा है। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर दे पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये है कि पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे, थोड़ा सा बोलते हैं, सो जाते हैं, फिर उठाया, फिर अब थोड़ा सा बोला, ये सब चलता रहता है। आपकी मेमोरी काम कर रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, मेमोरी कर पा रहे हैं, ठीक है वहां तक। लेकिन जो एक चीज होती है इमेजिनेशन, एक चीज होती है क्रिएटिविटी, एक चीज होती है एनालिसिस या एनालिटिकल एबिलिटी, ये आपकी उस समय गायब हो जाती है। आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं सोच सकते, ये नहीं सोच सकते कि इस सवाल का जवाब देने से मुझ पर क्या असर पड़ेगा, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आप ये सब कर ही नहीं पा रहे, आप कोई नई कहानी जोड़ ही नहीं पाएंगे। वरना कोई आपसे पूछे कहाँ गए थे, तो मैं चिंटू के पास गया था, गए थे चिंटी के पास, लेकिन आप बोल रहे चिंटू के पास गया था। पापा भी समझदार है, पापा ने फोन कर दिया उसको। और दोस्त लोग इतने बढ़िया होते हैं, पहले से उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है। जैसे फोन आया एक्स के पापा का चिंटू के पास कि बेटा तुम्हारे पास आया था, बोला हाँ अंकल अभी तो गया, अभी 1 मिनट पहले गया, अभी। क्योंकि उसको पता है जब भी अंकल का फोन आया ये बोलना है। एक तो जोक चल रहा था कि एक बच्चा घर पे नहीं है, तो पेरेंट्स ने 10 दोस्तों को फोन किया, उनमें से 8 ने कहा अभी अभी गया है, दूर दूर रहते थे, अभी अभी गया है। एक ने कहा अंकल बाथरूम में अभी आ रहा है, और एक तो आवाज बदल के बोला मैं ही तो बोल रहा हूँ पापा, जबकि वो घर में था बच्चा। दोस्त तो पार्टनर्स इन क्राइम है ना, वो तो हिस्सेदार हैं, उनकी गवाही की क्या वैल्यू है। लेकिन जब कोई गवाही लेगा, अब मान लीजिए कि कोई फंस गया और उसको ये इंजेक्शन लगा दिया, और फिर उससे पूछा, अब मैं अगला सवाल पूछूंगा, क्या पेरेंट्स के हाथ में आना चाहिए कि आप घर आए, पेरेंट्स लगाए इंजेक्शन, लेटाया कि चल बेटा आप बताना शुरू कर कहाँ गया था, और आप सारे नाम बता देंगे उसके बाद, तो कितना रिस्की हो जाएगा। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। सामान्य स्थिति में क्या होता है, पापा ने कुछ पूछा, बेटा पैसे दिए थे इतने कहाँ चले गए, आपको सोचा नहीं था पहले आपने सवाल आएगा,
अब जवाब देने के प्रोसेस में आपका दिमाग इतना तेज चल रहा है उस समय, आप इमेजिन कर रहे हैं क्या बोल के रास्ता निकालूं, और आप कुछ ऐसे खर्चे बताएंगे जो बहुत जेन्युइन लगेंगे और थे नहीं, लेकिन आप बोल देंगे क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, इमेजिनेशन है, एनालाइज कर पा रहे हैं। ये सारी क्षमताएं खत्म हो गई इस इंजेक्शन के बाद, और अभी व्यक्ति लेटा हुआ है, इससे बातचीत चल रही है, इससे पूछने अब बताओ चाकू कहाँ छुपाया था, अब बताओ फ्रिज में क्या क्या रखा था, अब बताओ अंगूठी किसको दी थी, इस तरह के। और कभी कभी हाँ या ना वाले सवाल जवाब उस तरह से होता है। ये बहुत ही ऑथेंटिक किस्म का टेस्ट होता है। मतलब अभी इस पे डिबेट चल रही है, अलग बात है, लेकिन बहुत मजे की बात है कि नार्को एनालिसिस अपने आप में एक बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट हो सकता है कुछ मामलों में। इसके एग्जाम्पल अगर आपको देखने हो, इसका प्रयोग पहली बार हमारे देश में हुआ था गोधरा के मामले में। गोधरा आपको 2002 का एक प्रसंग था, रेल में जो आग लगी उसके बाद दंगे हुए। तो जो रेल में आग लगी जिन लोगों पर आरोप था उनका नार्को टेस्ट हुआ। उसके बाद कई मामलों में हुआ। आपने एक मामला सुना होगा, आरुषि हत्याकांड, तलवार फिल्म 2015 में आई है, देखिए तो बढ़िया, नहीं तो देखिए, उसमें नार्को टेस्ट पूरा होता हुआ दिखाया हुआ है। वो नार्को टेस्ट है जो आरुषि के फादर के 3 स्टाफ मेंबर्स पे हुआ था, जिनमें सबसे फेमस टेस्ट हुआ था कृष्णा का, और उसकी जो रिपोर्ट, उसकी जो वीडियोग्राफी थी वो लीक भी हो गई थी। लीक हो गई थी या क्या जैसे भी हुआ, मतलब लीक हो गई थी और बहुत लोगों ने देखा। उसी के बेस पे फिल्म बनी तलवार। तलवार नाम की फिल्म है जो विदेशों में गिल्टी नाम से आई थी, यहाँ तलवार नाम से आई थी। उसे पूरा नार्को टेस्ट का प्रोसेस बताया हुआ कैसे कैसे होता है। नार्को टेस्ट से बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप पॉलीग्राफ में ये कर सकते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं आपके कंट्रोल में, इसमें कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके जो सबसे सक्सेसफुल नमूना है, आपने तेलगी का मामला सुना है कभी? नहीं सुना होगा। एक अब्दुल करीम तेलगी नाम का आदमी था, 1980-90 के दशक में उसने क्या किया, स्टाम्प पेपर्स का घोटाला किया, बहुत बड़ा, मतलब कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला था। तो नकली स्टाम्प पेपर बना के बेचता था, और सुनने में आया था कि बहुत बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं उसके गैंग में। अरेस्ट हुआ तो खैर उसकी मृत्यु हो गई। नार्को टेस्ट हुआ और मजे की बात है, नार्को टेस्ट में उसने 2 बड़े नेताओं के नाम बोल दिए। बेहोश था, कंट्रोल नहीं कर पाया। क्वेश्चन पूछा कि कौन लोग तुम्हारे साथ शामिल थे, कौन नेता शामिल थे नाम बोल दिए, ये और दोनों बड़े नेता। अब मैं नाम बोलूंगा नहीं क्योंकि अंत में साबित हुआ नहीं वो चीज। अब पूरे देश में तूफान मच गया। इस पे नहीं कि नेताओं ने ऐसा क्यों किया, इस पे कि टेस्ट क्यों हुआ। ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए जिससे नेता फंसते हैं। क्यों होना चाहिए टेस्ट ऐसा? इतना तूफान मचा, लेकिन सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि नार्को टेस्ट में कही गई बातें एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, आगे समझेंगे थोड़ा सा। लेकिन वो बात पूरे देश को पता लग गई, किस किस का नाम है सबको पता लग गया। अब आप घर जाकर सर्च करेंगे कौन कौन था, है ना, कर लीजिए। इस केस का सबसे अच्छा, इस तकनीक का सबसे अच्छा प्रयोग एक और हुआ। कसाब का नाम जानते हैं? जो 26/11 वाला मामला मुंबई पे हमला हुआ, अजमल कसाब अकेला सर्वाइवर था जो उस ग्रुप का था। हालांकि उसने बहुत सारी बातें रिवील कर दी इन्वेस्टिगेशन में। क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ये भी कह के बात करती है कि देखो भाई, तुम्हारा मरना तय है, तुम्हारी टीम के सब लोग मर गए, तुमने हमारे देश के इतने लोगों को मारा है, बचोगे तो नहीं। कोऑपरेट करोगे तो फिर भी कोई चांस बन सकता है। तो लोग इस उम्मीद में कि शायद कोऑपरेट करने से चांस बने, लोग रिवील कर देते हैं। तो जो मैंने पढ़ा उस केस के बारे में, ज्यादा बातें उसने रिवील कर दी थी। उसके बाद भी उसका नार्को टेस्ट किया गया था। इसलिए किया गया था कि शायद कोई इंटरनेशनल लिंक्स पता लगे। पाकिस्तान की सेना हो सकती है, ISI का मामला हो सकता है, लश्कर कैसे काम करता है पता लगेगा, तो कर लेते हैं। और ऐसा दावा किया जाता है कि उससे बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारी बातें उनकी तस्दीक हो गई कि जो उसने कहा था वो ठीक कहा था, और बहुत सारी बातें और जानकारियां मिली हमें, उसकी ये वैल्यू है। तो ये सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नार्को टेस्ट हुआ, और नार्को टेस्ट की वैलिडिटी को लेकर जनरल परसेप्शन ये है कि नार्को से बचना नामुमकिन है, बशर्ते क्वेश्चनेयर ठीक बनाया गया हो, क्वेश्चंस पूछने वाला सही व्यक्ति हो, जो आंसर्स हैं उन आंसर्स के बेस पर रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति समझदार हो। तो नार्को टेस्ट से बचना बहुत मुश्किल काम है, ये इसके बारे में एक सामान्य राय है। इस केस में नार्को भी हो चुका है,
लेकिन नार्को को लेकर एक दिक्कत की बात है कि रिस्की है थोड़ा सा। वैसे तो एनेस्थीसिया से बहुत कम लिया जाता है, उसमें जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन एक प्रिजम्पशन है कि हर व्यक्ति के शरीर की एनेस्थीसिया को झेलने की ताकत अलग अलग होती है। डॉक्टर पूरी स्टडी करते हैं पहले। आप कभी किसी की सर्जरी होगी ना, तो उस सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस पूरे व्यक्ति को स्टडी करते हैं ठीक से कि उसके लिए कितनी डोज ठीक होगी। बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर्जरी के दौरान। कम दी और पता लगा ऑपरेशन बीच में उठ के बैठ गया और अभी काट ही रहे थे उसका हाथ पैर, तब भी दिक्कत है। ज़्यादा दी, पता लगा उठा ही नहीं कभी, ये भी खतरा होता है कि ज़्यादा डोज मिली तो मर जाता है आदमी। तो बहुत माइन्यूट लेवल पे डोज को चेक करना पड़ता है उसमें, और इसमें उससे कम देना होता है, केवल सवाल पूछने हैं। तो चिंता होती है कि अगर डोज कम रह गई तो हो सकता है कि वो होशो हवास में जवाब दे रहा हो और हमें लग रहा हो कि बेहोश है। ज़्यादा दी तो हो सकता है कि वो परमानेंटली किसी ऐसी अवस्था में कोमा में चला जाए, ये भी खतरा होता है। तो रिस्क फैक्टर को लेकर थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन वैसे इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छी है।